वहाँ पे फ्रेंड जैसा कि आप जानते हैं हम उस दिन पढ़ रहे थे साइंथेसिस। उस दिन हम क्या पढ़ रहे थे? साइंथेसिस ऑफ सेंटेंस, साइंथेसिस ऑफ सेंटेंस। तो उस दिन फ्रेंड लेक्चर 2 हो चुका था। अगर किसी ने लेक्चर 1 2 नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। लेक्चर 2 फ्रेंड हमारा हो चुका था। आज आइए हम आज पढ़ने चले लेक्चर 3। लेक्चर 3 साइंथेसिस ऑफ सेंटेंस, साइंथेसिस ऑफ सेंटेंस। जैसा कि मैं उस दिन आपको बताया था रूल नंबर 2 इन्फिनिट 2 के बारे में बताया था, और पहले दिन आपको बताया था प्रेजेंट पार्टिसिपल 3, मतलब हमारे प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट 3, हमारे 3 पार्टिसिपल होते हैं। इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। जो नहीं देखा वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख लीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर 3। हाँ फ्रेंड देखिए, ये हमारा क्या है? ये हमारा है लेक्चर 3। लेक्चर 3, लेक्चर 3, लेक्चर 3 साइंथेसिस ऑफ सेंटेंस। देखिए रूल नंबर 3 देखिए, लेक्चर 3 में रूल नंबर 3 देखिए, यूज ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, मतलब नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बना। देखिए नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट उस कर्ता को कहते हैं। पहले अगर नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट किसे कहते हैं? देखिए नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट उस कर्ता को कहते हैं जो वाक्य में स्वतंत्र रहता है। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट सरकार उस कर्ता को कहते हैं जो वाक्य में, जो सेंटेंस में स्वतंत्र रहता है, इंडिपेंडेंट रहता है। यह पार्टिसिपल के पहले यूज होता है, मतलब यह पार्टिसिपल के पहले प्रयोग में लाया जाता है। जो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होता है यह हमारा पार्टिसिपल के पहले प्रयोग में लाया जाता है। इसका प्रभाव वर्ब पर नहीं पड़ता, इसका प्रभाव वाक्य के किसी भी क्रिया पर नहीं पड़ता है। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रभाव वाक्य के किसी भी क्रिया पर नहीं पड़ता है। यह ना तो किसी फाइनाइट वर्ब का कर्ता और ना ही कर्म होता है। यह ना तो किसी फाइनाइट वर्ब का कर्ता और कर्म, मतलब यह किसी फाइनाइट वर्ब का कर्ता और कर्म कुछ भी नहीं होता। देखिए एग्जांपल देखिए, अभी सब क्लियर हो जाएगा। देखिए द सनसेट, द सनसेट द स्टार केम अप इन द स्काई, द सनसेट द स्टार केम अप इन द स्काई। देखिए हैविंग सेट से ये बनेगा, ये बनेगा किससे सरकार? हैविंग से। देखिए हैविंग सेट, हैविंग सेट द स्टार केम अप इन द स्काई। अब कहेंगे सर हैविंग से क्यों जोड़े? तो आइए सर हम आपको बताते हैं हैविंग से क्यों जोड़े। पहले ये रूल देखिए, पहले एन मतलब नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, एन मतलब नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज, सॉरी असली उठा, यूज नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज तब होता है जब प्रत्येक इवरी वाक्य का कर्ता एक ना होकर अलग अलग होता है। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग तब होता है जब प्रत्येक वाक्य का कर्ता एक ना होकर अलग अलग होता है। देखिए इसमें दोनों वाक्य का कर्ता अलग अलग है कि नहीं? पहले ये देखिए इसमें दोनों वाक्य का कर्ता अलग अलग है कि नहीं, आप ये बताइए पहले हमें, बस कमेंट बॉक्स में ये बताइए इसमें दोनों वाक्य का कर्ता अलग अलग है कि नहीं? अलग अलग है ना, तो इसीलिए हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसीलिए हम किसका प्रयोग करेंगे? नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। इसीलिए इसको हैविंग से जोड़े हैं। ये हमारा किसका, ये हमारा किसका? नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से जुड़ा है, ठीक है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से जुड़ा है। देखिए फिर से रूल देखिए, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का एन मतलब नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग या यूज तब होता है जब प्रत्येक या इवरी वाक्य का कर्ता एक न होकर अलग अलग होता है। प्रत्येक वाक्य का कर्ता एक न होकर अलग अलग होता है, इसलिए हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग किए हैं। देखिए हैविंग सेट, पहले तो द सनसेट सूर्य का अस्त होना हुआ, पहले तो सूर्य का अस्त होना हुआ। द स्टार केम अप इन द स्काई, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ तारे निकलना, मतलब एक काम खत्म होने के बाद दूसरा कार्य स्टार्ट हो रहा है। इसलिए हमारा ये क्या हो सकता है? ये हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल भी बन सकता है। ये हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल। देखिए पहले देखिए द सनसेट सूर्यास्त होना, पहले तो सूर्यास्त होना हुआ। द स्टार केम अप इन द स्काई, द स्टार केम अप इन द स्काई, फिर तारे निकले, मतलब सूर्य अस्त होने के बाद जो है आसमान में तारे निकले या आए, ठीक है। तो इसीलिए इसे हम पीपी मतलब परफेक्ट पार्टिसिपल, पीपी परफेक्ट पार्टिसिपल में भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसे हम नॉमिनेटिव, जो सन है इसको हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कर दिए, इसको हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कर दिए। सन को यहाँ क्या किया सरकार? सन को यहाँ हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कर दिए, तो इसीलिए ये हैविंग से ऐड हुआ, इसीलिए हैविंग से सिंपल सेंटेंस बना। आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही पूछेगा, इतना दे देगा, द सनसेट फुल स्टॉप द स्टार्स केम अप इन द स्काई। तो देखिए आप ऐसे करिएगा, हैविंग सेट, हैविंग सेट, ये मतलब आप जानते हैं ये फुल स्टॉप को कॉमा में चेंज कर देते हैं, हैविंग सेट द स्टार केम अप इन द स्काई। और ये फ्रेंड ये रूल आप याद रखिएगा, ये रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये रूल वेरी वेरी वीवीआई है। ये रूल क्या है हमारा? वीवीआई है। ये रूल हमारा वीवीआई है, ये रूल हमारा फ्रेंड वीवीआई है, वीवीआई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये रूल हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
एनए मतलब होता है, फिर से आपको बता रहा हूँ, एनए मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूँ अभी यहाँ, एनए मतलब नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज तब होता है जब प्रत्येक वाक्य का कर्ता अलग अलग होता है। हाँ फ्रेंड, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग कब होगा? जब प्रत्येक वाक्य, जैसे दो वाक्य दिए होंगे, एक फुल स्टॉप तक होगा, फिर उसके बाद फुल स्टॉप के बाद होगा, जैसे दो वाक्य दिए होंगे, अगर उसका कर्ता अलग अलग होगा तब नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग होगा। अगर जैसा कि देखिए आप जानते हैं, जैसा कि है सी फिनिश्ड हर वर्क, सी फिनिश्ड हर वर्क, सी वेंट टू मार्केट, वह अपना काम खत्म कर चुकी है, वह मंदिर गई। सी हैड फिनिश्ड मतलब सी हैज फिनिश्ड हर वर्क, सी हैज फिनिश्ड हर वर्क, सी वेंट टू मार्केट। देखिए इसमें सी यहाँ पर भी है, सी वहां पर भी है, लेकिन ऐसा इसमें नहीं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ऐसा नहीं है, इसमें अलग अलग सब्जेक्ट है, इसमें अलग अलग करता है, इसमें अलग अलग करता है, इसीलिए हम सन को नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कर दिए। क्या कर दिए फ्रेंड? सन को हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कर। हाँ फ्रेंड, आइए हम पहले थोड़ा आगे देखते हैं। देखिए सरकार, नोट नंबर 1 देखिए, जब सेंटेंस में, जब वाक्य में क्रियाओं या क्रिया मतलब जब वाक्य में क्रियाओं इज, एम, आर, वाज, वर्ब, ये जो ऐसे चिन्ह होता है तिरछा, ये ऑब्ली बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं? ऑब्ली बोलते हैं, ठीक है। जब वाक्य में क्रिया इज, एम, आर, वाज, वर्ब का प्रयोग या यूज सहायक क्रिया के रूप में नहीं होता तो सब्जेक्ट के बाद बीइंग का प्रयोग करेंगे। देखिए फिर से, जब वाक्य में क्रिया इज, एम, आर, वाज, वर्ब का यूज सहायक क्रिया के रूप में नहीं होता तो सब्जेक्ट के बाद बीइंग का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट के बाद किसका प्रयोग करेंगे फ्रेंड? बीइंग का प्रयोग करेंगे। देखिए, द पिक्चर वाज इंटरेस्टिंग, द पिक्चर वाज इंटरेस्टिंग, ठीक है, द पिक्चर वाज इंटरेस्टिंग, वी इंजॉयड इट वेरी मच, देखिए द पिक्चर। अब देखिए ये इंटरेस्टिंग, ये किस टेंस का वाक्य है? ये हमारा है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, ये हमारा किस टेंस का है? पास्ट कंटिन्यूअस का। ऐसा कि आप जानते हैं, जैसा कि आप जानते हैं इज, एम, आर, वाज वर्ब के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है, तो सरकार यहाँ आईएनजी फॉर्म लगी है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए इंटरेस्टिंग है। यहाँ अगर झट से तुरंत देखिए, अगर यहाँ वाज है या इज, एम, आर, वाज वर्ब कुछ भी है, अगर उसके बाद आईएनजी फॉर्म लगा है, आपको सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए बोल रहा, तो बिना कुछ देखे मरता ना तो क्या करता, बिना कुछ देखे आप बीइंग का प्रयोग करेंगे, यहाँ बीइंग में चेंज कर देंगे, ठीक है, यहाँ बीइंग में चेंज कर देंगे। सिर्फ एक ही ऑप्शन बचेगा हमारे पास फ्रेंड, सिर्फ एक ही ऑप्शन बचेगा, इसको हम बीइंग में चेंज कर देंगे। द पिक्चर बीइंग वाज का काम खत्म, द पिक्चर बीइंग वाज का काम खत्म, द पिक्चर बीइंग इंटरेस्टिंग, जैसा कि आप जानते हैं फुल स्टॉप को हम कॉमा में चेंज कर देते हैं, वी एंजॉयड वेरी मच, दैट सिंपल हो गया। अब देखिए पॉइंट नंबर 2 देखिए, पॉइंट नंबर 2 सरकार देखिए, पॉइंट नंबर 2 देखिए, सब्जेक्ट के बाद हैविंग का यूज एक्टिव वॉइस में करते हैं, मतलब सब्जेक्ट के बाद हैविंग का प्रयोग एक्टिव वॉइस में करते हैं, जैसे हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट भी बोलते हैं, हाँ फ्रेंड, वहां देखिए एक थोड़ा गड़बड़ ये हो गई थी कि जो सन हम हाइड कर दिए थे, सन होगा, सन रहेगा, सन हटेगा नहीं, फिर से सुनिएगा, उसमें आप बना लीजिएगा सन हटेगा नहीं, जो सन है वो हटेगा नहीं, ठीक है, इट इज माई फॉल्ट, ठीक है, थोड़ी मिस्टेक हो गई, यहाँ जो सन था वहाँ जो मतलब सनसेट वाला था, उसमें जो सन हटा दिए थे, वो सन हटेगा नहीं, जैसे ये है वैसे ही बनेगा। देखिए क्योंकि ये हमारा वाक्य है एबी में, एबी मतलब एक्टिव वॉइस में, ये हमारा वाक्य है फ्रेंड एक्टिव वॉइस में, तो देखिए द सन रोज फुल स्टॉप, द बर्ड बिगन टू फ्लाई, मतलब सूर्य निकलते ही या सूर्य निकलते ही चिड़िया उड़ने लगी, द बर्ड बिगन टू फ्लाई, तो देखिए इसका सिंपल सेंटेंस क्या बनेगा? द सन हैविंग राइजन, राइजिंग मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, रोज हमारा फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, तो वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, द सन हैविंग राइजन या रीजन, द सन हैविंग राइजन। और देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि फुल स्टॉप को हम कॉमा में चेंज कर दें, यहाँ कॉमा का प्रयोग करेंगे, द बर्ड्स बिगन टू फ्लाई, द बर्ड्स बिगन टू फ्लाई हो गया। अब देखिए पॉइंट 3 देखिए, पॉइंट 3 हमारा क्या कहता है? देखिए सब्जेक्ट के बाद हैविंग बीन का प्रयोग पैसिव वॉइस में करते हैं, ये क्या था? ये हमारा एक्टिव वॉइस था, रूल नंबर 2 फ्रेंड हमारा एक्टिव वॉइस है, रूल नंबर 3 हमारा पैसिव वॉइस है। रूल नंबर 2 में फ्रेंड था सब्जेक्ट के बाद हैविंग का प्रयोग हम एक्टिव वॉइस में करते हैं, लेकिन रूल नंबर 3 में जस्ट उसके विपरीत है, रूल नंबर 3 में फ्रेंड जस्ट उसके विपरीत है, रूल नंबर 3 में है सब्जेक्ट के बाद हैविंग का प्रयोग हम पैसिव वॉइस में करते हैं, देखिए द कैप्टन वाज किल्ड, द आर्मी फ्लेड, द कैप्टन वाज किल्ड, द आर्मी फ्लेड। आप बोलेंगे सर ये किल्ड क्यों लगा,
वाज वर्ग के साथ तो आईएनजी फॉर्म लगती है, इज एम आर वाज वर्ग के साथ तो आईएनजी फॉर्म लगती है। ये सर ये किल्ड क्यों लगा, तो आइए सर हम आपको बताते हैं किल्ड क्यों होगा। क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, क्योंकि हमारा वाक्य भैया एक्टिव वॉइस में नहीं है। फिर से देखिएगा रूल नंबर 3, सब्जेक्ट के बाद हैविंग बीन का प्रयोग पैसिव वॉइस में होता है। पैसिव वॉइस में वाक्य हमारा फ्रेंड पीवी में है, वाक्य हमारा किस में है, पीवी में, पैसिव वॉइस में है। इसलिए यहाँ वाज वर्ब के साथ इज एम आर वाज वर्ब के साथ जानते हैं, पैसिव वॉइस में इज एम आर वाज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। तो इसीलिए यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। देखिए द कैप्टन हैविंग बीन, द कैप्टन हैविंग बीन जैसे ही आपने लगाया, द कैप्टन हैविंग बीन जैसे ही आपने लगाया, यहाँ वाज का काम खत्म। जैसे यहाँ था, जैसे रूल नंबर 2 में क्या था, रूल नंबर 2 में फ्रेंड था द सन रोज, जैसे ही द सन रोज का उसका वर्ड का थर्ड फॉर्म कर दिए, ठीक है। जैसे इसमें था, देखिए रूल नंबर 1 में देखिए द पिक्चर वाज इंटरेस्टिंग, जैसे ही पिक्चर के बाद आप बीइंग का प्रयोग किए, जैसे ही पिक्चर के बाद बीइंग का प्रयोग किए, यहाँ फ्रेंड वाज का काम खत्म, यहाँ वाज का काम खत्म। इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए, वाज का काम खत्म, हमारा सिंपल सेंटेंस तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए जैसे इसमें है द कैप्टन वाज किल्ड द आर्मी फ्लेड, ये हमारा पैसिव वॉइस में वाक्य है, आप जानते ही हैं, इसको बताने की कोई आवश्यकता है नहीं, ठीक है। तो वाक्य हमारा पैसिव वॉइस में है। जैसे ही हम हैविंग बीन, अगर किल्ड है, अगर फ्रेंड देखिए द कैप्टन वाज किल्ड, अगर इज आई एम क्या था, देखिए इज आई एम आर वाज वर्ग के साथ, पूरी इंग्लिश में इज आई एम आर वाज वर्ग के साथ अगर कहीं पर भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, अगर आप वो उसको सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए बोल रहा, तो आप बिना देखे बिना कुछ सोचे आंख मूंद कर हैविंग बीन का प्रयोग करेंगे। मरता ना तो क्या करता हैविंग बीन का प्रयोग करता, हैविंग बीन मतलब हैविंग बीन का प्रयोग करेंगे। और वाज जो है, जो इज एम आर वाज वर्ब होगी, कुछ भी हेल्पिंग वर्ब होगी, कुछ भी होगी, मतलब इज एम आर वाज वर्ब में से कुछ भी होगी, इज एम आर इज आई एम, देखिए इज एम आर वाज, इज एम आर वाज वर्ग लिखा था, ठीक है। इज एम आर वाज वर्ग में कुछ भी होगी, अगर इज एम आर वाज वर्ग में कुछ भी हेल्पिंग वर्ब होगी, उसको हम काट देंगे, उसको हम सिंपल सेंटेंस में नहीं लिखेंगे। फिर से सुनिएगा, उसको हम क्या करेंगे, सिंपल सेंटेंस में नहीं लिखेंगे। सिंपल सेंटेंस में सिर्फ हमारा सब्जेक्ट होगा, हैविंग बीन होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। जैसा कि आप जानते हैं फुल स्टॉप को कॉमा में चेंज कर देंगे, हाँ भैया फुल स्टॉप को हम कॉमा में चेंज कर देंगे। जैसे ये वाक्य है, ये वाक्य जैसे कैपिटल में है, देखिए टी हमारा कैपिटल में है, लेकिन कॉमा के बाद अगर लिखेंगे तो कॉमा के बाद हम इसे स्मॉल लेटर में लिखेंगे। देखिए पहला वर्ड जो टी है, देखिए स्मॉल है ना, कॉमा के बाद टी को हम स्मॉल लेटर में लिखेंगे। तो यही था, ठीक है। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, देखिए 9511070573, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं अगर किसी को भी कोई दिक्कत है। अगर आप फ्रेंड मेरे चैनल पहली बार, हाँ फ्रेंड, जैसा कि अब ये लेक्चर 3 हमारा कंप्लीट हो गया, कल मिलते हैं लेक्चर 4 में जीरंड से सिंपल सेंटेंस बनाना। आपको सिखाएंगे जीरंड से कैसे सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो कल मिलते हैं, धन्यवाद।